हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मेक इजी अकेडमी पर। और यहाँ पर क्लास 12 एनसीईआरटी कंप्लीट बुक सॉल्यूशन की सीरीज चलाई हुई है। आज चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें उदाहरण और पाठ्यनीति सभी कवर करेंगे, ठीक। और उसके बाद अभ्यास भी, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आज हो पाएंगे उतने करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाँ जी, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम Z21 और एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक Z30 संक्रमण तत्व नहीं है? तो सबसे पहले तो परिभाषा बताओ, क्या है संक्रमण तत्व? हाँ, बस यही है या कुछ और है? जो डी कक्षक में भरते हुए संक्रमण तत्व है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हुए डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ना कि संक्रमण तत्व। ठीक, हाँ जी। हम्म, जिनके उपांतीय डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है। हाँ भाई, हाँ, याद कर रही बैठ के भी। क्या होते हैं याद? हाँ हाँ, बताओ बताओ। ऐसे तत्व। हम्म, कुछ ऐसा सा है। कुछ ऐसा सही पढ़ पाई, बस मैं इतना जल्दी जल्दी। देखो, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं वे तत्व जिनके मूल अवस्था में या उनकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में उनके डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। याद रखो, मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में उनके डी कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण भरे होते हैं। ठीक, अब जरा जेड की बात करते हैं। उसने कहा है कि Z21 एक संक्रमण तत्व है, जब मतलब सॉरी स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक एक जिंक यानी ये जिंक कह रहा हूं, जबकि जिंक Z30 संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? तो इसके लिए एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, है ना। आप लोग क्या देखेंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ क्या लिख दूं इसका? स्कैंडियम का, यानी कि जिसका Z21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख दूं? आर्गन, उसके बाद 4H2 3D1। तो हम साधारण रूप से देख पा रहे हैं कि अपनी मूल अवस्था में इसका जो डी कक्षक है वो अपूर्ण भरा हुआ है। ठीक भाई, डी कक्षक में कितने, डी उपकोश में कितने कक्षक होते हैं? 5। और उसमें एक ही तो कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो सब खाली पड़ा है। अब एक भी खाली हुआ तो चलेगा, लेकिन अपूर्ण होना चाहिए। ठीक, अपूर्ण है तो ये संक्रमण तत्व है। जबकि अगर Z26 जिंक की बात करें, जिसका Z उसने कितना दिया है? 30। तो इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना क्या होगा? Ar4S2 3D10। अगर देखा जाए तो इसका जो डी उपकोश है, भाई डी उपकोश में तो 5 कक्षक होते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है? तो क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसका डी कक्षक, अच्छा इसकी ऑक्सीकरण संख्या देख लो, है ना। अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें तो जरा मुझे, क्योंकि हमारी पहली परिभाषा क्या थी कि किस कोई तत्व अपने अपने मूल अवस्था में या अपनी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था पर अपूर्ण भरा होना चाहिए। तो अगर मैं Zn की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछूं, भाई स्कैंडियम और जिंक ऐसे तत्व हैं जो जो स्थिर, जो स्थायी संक्रमण तत्व, स्थायी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, है ना। स्थायी तो दर्शाते हैं। स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। और Zn की +2। ठीक, तो अगर Zn की ऑक्सीकरण संख्या भी देखी जाए, ठीक, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मैंने क्या कहा था? अपनी मूल अवस्था में, तो मूल अवस्था में तो है नहीं, लेकिन क्या पता अपनी, क्या बोलते हैं उसे, किसी भी ऑक्सीकरण संख्या पर हो, लेकिन Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो अगर इसकी Zn की +2 ऑक्सीकरण संख्या एक ही है, ठीक, अपरिवर्ती है, ठीक, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो 4sc तो निकलेंगे। डी तो अभी भी खाली है। तो परिभाषा के आधार पर देखो ना तो अपनी मूल अवस्था में और ना अपनी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में वो डी कक्षक उसका अपूर्ण है। अब क्योंकि डी कक्षक उसका अपूर्ण नहीं है, तो फिर क्या कह दिया जाएगा? वो संक्रमण तत्व नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते क्या है, पहले तो समझ में आ गई ना परिभाषा। संक्रमण तत्व की परिभाषा वही लिखनी जो मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। ठीक, किसी भी मूल अवस्था पर या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था पर
उसका डी उपकोष अपूर्ण होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसके बाद हमें पढ़ना है और भी कुछ, है ना, अभी आगे आएगा, उसके साथ साथ देखेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया गया। स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण 3D1 होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। ठीक, जबकि जिंक परमाणु की मूल अवस्था या तथा ऑक्सीकृत अवस्था, कोई भी ऑक्सीकृत अवस्था, दो ही ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी, दोनों में ही इसका 3D कक्षक पूर्ण भरा है। ठीक, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में, सिल्वर बोले तो Ag, ठीक, मग अलसी नहीं, ये किसमें मिलेगा Ag? अगकड़, किसमें मिलेगा? अगकड़, यानी कि दूसरी संक्रमण श्रेणी में। ठीक, हाँ, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक 4010 है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक संक्रमण तत्व है? ठीक, अगकड़ यानी कि CD अग कण, ठीक, यानी कि ये वाला सेकंड लास्ट। ठीक, ये वाले तो सब संक्रमण तत्व है ही नहीं। ठीक, जिंक होगा, कड़ हो गया, लापता वर्ण अरे पिटाई होगी और ज्यादा Hg, है ना, ये तो सब संक्रमण तत्व है ही नहीं। लेकिन ये संक्रमण तत्व है, वो कह रहा है उसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। फिर भी हम कैसे कह सकते हैं, कि एक संक्रमण तत्व है। ठीक, तो इसका राज छुपा हुआ है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में। ठीक, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? मैं आगे लेके आया था एक क्वेश्चन में, ऑक्सीकरण संख्या का चार्ट लाया था, ये रहा, देखो, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ ही नहीं। ठीक, चलो कोई नहीं, मैं इसकी व्याख्या से समझा देता हूँ। असल में क्या है, मूल अवस्था में तो हो सकता है, कि ये जो है आपके डी कक्षक जो है अपूर्ण भरे हो, लेकिन ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में इसका डी कक्षक क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है। ठीक, मूल अवस्था में तो पूर्ण भरा हुआ है जी, ठीक, 3D10 4D10, लेकिन जैसे ही इसकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था को देखते हैं तो इसका डी कक्षक क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं, मैं क्या लिख के लाया हूं वो देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो, पढ़ो जरा क्या कह रहा हूं। Ag की मूल अवस्था में पूरी तरह से भरा हुआ 4D कक्षा 4D10 और 5s1 होता है। अपवाद है, मैंने कहा था ना 3 और 3 का स्क्वायर, इसके लिए याद करवाया था 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक, तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि वो इतनी सारी बातें क्यों समझा रहा था। अब जितनी ज्यादा बातें पहले समझाई ना, उतना ही कम समझाना पड़ेगा। ठीक, और तुम्हें समझ में भी आएगी, ऐसा मुझे लगता है, कि तुम्हें समझ में आएगी। ठीक, हाँ, तो इसकी जो 4D कक्षक में जो Ag की जो ऑक्सीकरण जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4D10 4s1 है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाता है, +1 और +2। अगर +1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो केवल 5s1 में से निकलेगा, ये तब भी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था क्या दिखाई? +2, तो जैसे ही +2 दिखाई तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से, पहले सबसे बाह्यतम कोश में से निकलता है, तो यानी कि 5 है सबसे बाह्यतम कोश, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा और एक निकलेगा डी से। तो जैसे ही डी से निकलेगा तो 4D9 हो जाएगा, और उसका किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में जो उसके डी कक्षक है वो क्या हो गए? खाली हो गए। ठीक, चाहे एक ही कमरा खाली हो, एक ही कक्षक खाली हो, ठीक, तो खाली तो हो गए, तो फिर उसे संक्रमण तत्व कह सकते हैं। देखते हैं बुक में क्या कहा गया। Ag की मूल अवस्थाओं में पूरी तरह से भरा हुआ 4D कक्षक 4D10 5s1 है। सिल्वर दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं +1 और +2 को प्रदर्शित करता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में S कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिया जाता है, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक, इस प्रकार डी कक्षक अब अपूर्ण 4D9 हो जाता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, आगे चलते हैं। याद रखना पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, जो मैं यहां करा रहा हूं। ठीक, जितने भी मैं आपको यहां पर करा रहा हूं केमिस्ट्री में, इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा किसी भी चैप्टर का, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आता है। तो जो क्वेश्चन यहां कराए जा रहे हैं, आप पूरे विश्वास से उन क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना, यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चलिए, संक्रमण तत्व कनन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं? सबसे पहली बात यह है, कनन एंथैल्पी क्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल, किसी परमाणु को या किसी अणु को उसके कणों में तोड़ना, कण यानी कि सिंगल परमाणु में तोड़ना। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे मान लीजिए ये Fe है, क्या है? Fe,
के परमाणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से, ठीक, एफ ऐसे ऐसे सब के सब क्या है, एफ। तो क्या होगा, इनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मुक्त नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेगा, और क्या होगा, ये दोनों कण आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगे, ठीक। अब क्योंकि इन्होंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही मजबूती से जुड़ेंगे, तो संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या खाली कक्षों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब खाली कक्षों की संख्या अगर ज्यादा है, अगर खाली कक्षों की संख्या ज्यादा है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो वे प्रबलता से अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया, इसका मतलब परमाणु के अंदर ही आपस में एक आबंध बना लेते हैं, ठीक, जिस कारण वे मजबूती से जुड़ जाते हैं। अब उनके उस आबंध को तोड़ने के लिए, हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक, और वो ही ज्यादा ऊर्जा क्या कहलाती है, कनन एंथैल्पी कहलाती है। तो इसी कारण संक्रमण तत्व क्या दिखाते हैं, उच्च कनन एंथैल्पी दिखाते हैं। चलिए पढ़ते हैं बुक में क्या कहा गया। क्योंकि इनके परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्लित या अयुग्मित, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है, अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंध के फलस्वरूप कनन एंथैल्पी भी उच्च होती है। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक। एक दिन लगा रखा पूरा ये चीज समझाने में, तुम्हें पूरा एक दिन खराब है हमारा। अब वसूल है, हाँ जी, उसने कहा है श्रेणी स्कैंडियम Z21 से Z30 में जिंक की कनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात 126 किलो जूल मोल इनवर्स। क्यों? उसने कहा जिंक की एंथैल्पी का मान, जिंक की जो कनन एंथैल्पी है उसका मान सबसे कम है। क्यों? तो उसका कारण ये है ना, देखो अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं क्या है। आर्गन निष्क्रिय गैस 4s2 3d10। तो आप जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है या कोई कमरे खाली नहीं पड़े, ठीक, तो आपस में जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में वे मजबूती से नहीं बंधेंगे। अब अगर वो मजबूती से नहीं बंधेंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल भी कैसा होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा। अब अगर वो बल कमजोर होगा तो उसे तोड़ना भी तो आसान है। अब उसे तोड़ने के लिए जो हम ऊर्जा देंगे वो भी कैसे देंगे, कम देंगे। अब दी जाने वाली ऊर्जा कम है तो इसका मतलब यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो कनन एंथैल्पी होगी वो कम होगी, ठीक। बाकी सब में जेडन के अलावा इसी श्रेणी के अंदर अगर मैं 3D श्रेणी की बात करूं, ठीक, या प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करूं, तो इस परिस्थिति में यहां पर आपको या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेंगे, ठीक, या अयुग्मित भी कह सकते हैं, ठीक। युग्मित का मतलब भी पेयर होता है और युगल का मतलब भी क्या होता है, पेयर, दोनों का एक मतलब है। अयुग्मित लिख लो या अयुगलित लिख लो, एक ही बात है, ठीक। तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिस कारण उनमें एक मजबूत आबंध मिलेगा। अब जिसमें ज्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें जो आबंध होगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, जिसमें थोड़े कम होंगे उसमें आबंध उतना ही कमजोर होगा। सीधी सी बात है, ठीक। तो जिंक इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसके कनन एंथैल्पी का मान कम है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, ठीक। देखते हैं क्या लाया हूं मैं इसमें, पहले तो इसे भगाओ यहां से। हाँ जी, पढ़ते हैं। एक तत्व जिस धात्विक आबंध से गुजरता है वह कनन एंथैल्पी तय करता है, ठीक। मतलब जितने मजबूत आबंध से वो जुड़ेगा उसी आबंध की वजह से उसकी कनन एंथैल्पी का निर्धारण होगा, ठीक है ना। किसी तत्व का धात्विक आबंध जितना व्यापक या जितना मजबूत होगा उसकी कनन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। सभी संक्रमण धातुओं में Zn को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s, किसकी बात हो रही है, Zn के। ये Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक। कुछ अयुग्मित, जो मैंने बताया अयुग्लित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरूर होते हैं, जो उनके मजबूत धातु आबंध, जो उनके मजबूत धातु आबंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उनके मजबूत धातु आबंध के लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं, ठीक, जिम्मेदार होते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि जिंक में ये होते नहीं, ठीक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति मतलब जिंक में ये है नहीं, तो अनुपस्थित होने के कारण जिंक में अंतर परमाणु विद्युत आबंध सबसे कमजोर है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें कनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है।
ऐसे ही लिखना आपको पेपर के अंदर, मैं पूरी पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है ना, ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, ऐसे ही लिखना है, इतना ही। ठीक, लिखने का एक पैटर्न भी है, ताकि आपको पेपर में क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या चीज लिखनी है, क्या क्या, चाहे नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, वही नहीं व्याख्याओं से पूरा पता चलेगा। इसलिए पूरा पूरा लिख के लेकर आया हूं, समझा तो मैं रहा हूं, लेकिन लिख के भी लाया हूं पूरा पूरा। ठीक, चलते हैं आगे। अगला, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर हो गया सीधा स्कैंडियम। लेकिन क्वेश्चन है इसके अंदर, सर जी अगर देखा जाए तो सर स्कैंडियम में भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या और इसमें भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, तो फिर जिंक क्यों नहीं लिख रहे? बताया था मैंने इसका कारण, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो संक्रमण तत्व नहीं है। उसने क्या कहा है, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए, तो वो संक्रमण तत्व नहीं है। अब क्योंकि वो संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसमें जिंक को हम यहां पर छोड़ देंगे इसके आंसर के लिए, तो बचेगा क्या, स्कैंडियम। और ये सब चार्ट मैंने तुम्हें बताए थे, इन्हें थोड़ा सा अपने अपने जहन में रखना कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ती है। और मैंने ये भी कहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ठीक, वो ये है, वो ये है, और वो ये है। ये तो याद रखने हैं। साथ के साथ याद रखना है कि स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सबकी कम से कम 2 ऑक्सीकरण संख्या अवश्य है। ठीक, चेक करो, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, है ना। तो ये बात याद रखनी, क्योंकि पूरा चार्ट पॉसिबल नहीं है कि याद रहे। मैग्नीज की याद रखनी है सबसे ज्यादा है, स्कैंडियम की और जिंक की, बाकी की तो याद रहे, ठीक है, नहीं तो जब भी ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों? कौन? Mn। क्यों? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वह अभिक्रिया कर पाएगा। ठीक, व्याख्या देखते हैं क्या लाया हूं मैं इसमें। Mn यानी कि जिसका Z का मतलब परमाणु क्रमांक है ना, Mn हाँ जी, MnZ25 बराबर 3D5 4s2 मैग्नीज में। ठीक, Mn यानी कि मैग्नीज में इसका परमाणु क्रमांक 25 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। Mn में D कक्षक 5 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित, D कक्षक 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसमें। ठीक, याद करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका क्या होता है 4s2 3d5, तो 4s2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ ही चुके हैं। ठीक, अरे क्या बना दिया मैंने, ऐसे कर लेना सही, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा क्या है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अच्छा, इसमें तो 5 ही है, और अभी हमने देखा मैग्नीज में तो 7 तक भी दिखाता है। क्यों? 5 ही तो है, फिर 7 तक क्यों दिखाता है? क्योंकि 2 एस के भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, लेकिन ऑक्साइड और फ्लोराइड के रूप में, क्लोरीन से अभिक्रिया करके या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर ये सबसे मैक्सिमम दिखाता है, हर एक स्थिति में दिखाता। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की स्थिति में ही क्यों दिखाता है मैक्सिमम, क्यों दिखाता है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है और आकार बहुत छोटा है। ठीक है ना, हालांकि ये केवल फ्लोरीन के रूप में नहीं दिखाता, ऑक्सोफ्लोरीन के रूप में दिखाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया ना, पढ़ दिया हमने, पूरा नहीं पढ़ा। ठीक, में 5 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, इसलिए Mn +2 से तक, कहां तक, +7 तक, +2 से +7 तक, +7 तक बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। इसमें कुछ पूछना तो बताओ। नहीं, हाँ जी, क्वेश्चन ये है, Cr2 पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक, जबकि दोनों का 4D विन्यास, दोनों का 4D विन्यास है, मतलब D4 विन्यास है, क्यों? ठीक, देखो समझो, क्रोमियम का जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या होता, मतलब इसका परमाणु क्रमांक, शक्ति V क्रोम 24, और इसका देखते हैं Mn
हाँ 25 Mn3 पॉजिटिव। अभी मैं केवल एक सेकंड, अभी मैं केवल इनकी मूल अवस्थाओं को लिख रहा हूं, है ना। क्या लिख रहा हूं? इनकी मूल अवस्थाओं को लिख रहा हूं 25। जरा देखो, क्रोमियम की अगर बात कही जाए तो क्रोमियम होता है, बताओगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बिल्कुल 4s1 3d5। तो 4s1 और 3d5, और इसका 4s2 3d5। ठीक, वो कह रहा है, हम बात कर रहे हैं Cr2 पॉजिटिव। Cr2 पॉजिटिव की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा, ठीक है ना। तो 3d4 हो गया। इसकी व्याख्या भी ला रखेगी मैंने कोई नहीं, ठीक। और इसका होगा क्या? इसमें हो जाएगा 3d, दो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है? Mn3 पॉजिटिव, और ये बनाना है ऐसे, ठीक। तो जरा समझो क्या कह रहा हो। उसने कहा है Cr2 पॉजिटिव अपचायक है। अपचायक मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक। और जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। यानी कि वो कह रहा है कि सर ये तो अपचायक है, मतलब सामने वाला का अपचयन और अपना खुद का ऑक्सीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक। और ये क्या है? ये है ऑक्सीकारक। Mn3 पॉजिटिव क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक, यानी कि सामने वाले का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन। तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इसका एक सीधा सा कारण यह है, इसका कारण यह है कि सर जो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने पर ज्यादा स्थायी होगा। समझो मेरी बात को, ये इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या होगा? ज्यादा स्थायी होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन, सीधा से ये लिखो इसका आंसर, ये इलेक्ट्रॉन देने पर ज्यादा स्थायी होता है और ये इलेक्ट्रॉन लेने पर ज्यादा स्थायी होता है, ठीक। अब एक काम करते हैं, बुक में क्या व्याख्या दी है एक बार वो देख लेते हैं, है ना। बुक में क्या व्याख्या दी है एक बार वो देख लेते हैं फटाफट। एनसीईआरटी की बुक खोलनी है अपने को। ये नहीं है, ये है केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक 12th क्लास, चैप्टर नंबर 4। क्या था वो क्वेश्चन नंबर? क्या था क्वेश्चन नंबर? क्या था वो? एग्जाम्पल था, पाठ्य नहीं था। एग्जाम्पल ही था तभी तो हम बुक में देख रहे हैं, ठीक। खुल जा सिम सिम। अच्छा, वो 8 पॉइंट चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास, जो पूरा ये पीडीएफ है ना पुरानी है, तो इसमें वो 8 में लिखे हुए, तो मैंने इन्हीं के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं उस पर। ये रहा, पढ़ो क्या कह रहा हूं। Cr2 पॉजिटिव एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, ठीक, जिससे अर्धभरित T2G स्तर, ठीक। इससे क्या होता है कि ये अपने आप को ज्यादा स्थायी तब मानता है जब ये T2G बन जाता है, ज्यादा स्थायी, वही बात मैंने बताई, ठीक। और दूसरा Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा? अर्धभरित हो जाएगा, ठीक। तो जो Mn2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव में परिवर्तित जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होने से अर्धभरित हो जाएगा। तो ये अपने आप को ज्यादा स्थायी कब मानता है? जब ये अर्धभरित होता है, ठीक। इसी कारण इनके बीच में स्थायित्व, वही मैंने कहा, ये इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी है। बुक में भी यही बात कह रखी है, ठीक है ना। तो एक काम करें,
इसे चिपका देंगे यहीं पे, इसके आंसर को चिपका दिया जाए। चिपकेगा कैसे लेकिन ये, चलो बाद में मैं चिपका दूंगा, है ना, पीडीएफ में लगा दूंगा इसे। हाँ जी, ठीक, वही बात मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन देने पर, ठीक, इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी है जबकि इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी है। ठीक है ना, चलिए, ना इसमें स्टाइल से नहीं, मैं नहीं आया, ओहो सारा राज खुल गया एकदम। चलिए, कॉपर के लिए ई नोड M2 पॉजिटिव से M का मान धनात्मक, ये रहा, ये बनवाई थी चार्ट मैंने, ठीक, और इसके संभावित कारण क्या है, ठीक, और उसने कहा जो हमें बताना है वो आयनन एंथैल्पी, काम आ गया भाई, वो आयनन एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी पे ध्यान रखते हुए बताना है। ठीक, तो मैंने कहा था, एक तो हमने कहा था कि हमारे पास एक प्रक्रिया है ये पता करने की कि जो परमाणु है या जो आयन है वो स्थायी है या नहीं है। उसे पता करने के दो तरीके थे, एक तो मानक अपचयन विभव था और एक था वो ऊष्मागतिकी स्थिति, स्थायित्व, ऊष्मागतिकी स्थायित्व के आधार पर पता करते थे हम। ठीक, तो जब भी ऐसी कोई व्याख्या देनी हो यहां पर ऊष्मागति स्थायित्व के कारण बताना है। तो आप समझो जरा, अगर किसी को हमने कुछ ऊर्जा दी लेकिन उसने ज्यादा ऊर्जा बाहर छोड़ दी, तो इसका मतलब उसने अपनी ऊर्जा कम कर दी ना, और जिसकी ऊर्जा कम होती है वो ज्यादा स्थायी होता है। ठीक, और जिसकी ऊर्जा जो ऊर्जा ग्रहण कर ले, इसका मतलब उसे ऊर्जा ज्यादा मिल गई तो वह अस्थायी है। ठीक, और समझो तीन स्टेप में ही बात होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मान लीजिए किसी परमाणु को आयन बनाना है, क्या बनाना है, आयन, तो जब हम किसी परमाणु को आयन बनाएंगे तो हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले उसे ठोस से गैसीय अवस्था में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ऊर्जा दी जाएगी वो ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी होगी। ठीक, तो देखो, किसी धातु का इनोड M2 पॉजिटिव M का मान निम्न में से निम्नलिखित में शामिल ऊर्जा परिवर्तन पर निर्भर करता है। ये तीनों स्टेप मैंने समझा रखे हैं आपको, अब इसे पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ऊर्ध्वपातन कराएंगे, यानी गैसीय अवस्था में लाएंगे, और गैसीय अवस्था में लाने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। ठीक, किसी परमाणु के एक मोल को ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए, क्योंकि जब हमें किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना तो हम उसे गैसीय अवस्था में जरूर कन्वर्ट करेंगे, बिना गैसीय अवस्था के इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, चलो कोई नहीं, डिस्टर्ब तो वैसे भी नहीं कर रहा। किसी परमाणु में के एक मोल को ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक, क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। ठीक, तो मान लो यहाँ पे हमने कुछ ऊर्जा दी, वो गैस में बदल गया, अब जो वो गैसीय कणों में बदल गया तो हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन अभी तो गैसीय कणों में बदला, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयन बनाने पड़ेंगे। तो आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो क्या है, आयनीकृत ऊर्जा, आयन बनाने के लिए आयनीकरण। ठीक, चलिए देख, तो आयनीकरण, गैसीय अवस्था में परमाणु के एक मोल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा, उष्मागतिकी की पिछले साल पढ़ा हमने। ठीक, तो यहां पर जो ऊर्जा दी गई वो आयनीकरण ऊर्जा है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयन बन गया, अब क्या करो, उस आयन को उठाकर पानी में गिर दो, जैसे ही पानी में गिरेगे तो उससे ऊर्जा निकलेगी। ठीक, यदि उससे निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा है, यहां पर दी गई दोनों ऊर्जाओं से ज्यादा है निकलने वाली ऊर्जा, तो ज्यादा ऊर्जा निकली तो वो स्थायी है, और यदि यहां पर दी गई ऊर्जा से कम है ये वाली ऊर्जा तो वह अस्थायी है, और उसी स्थायी और अस्थायी के आधार पर प्लस और माइनस का निर्धारण हो जाता है। ठीक, तो देखो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन, जब एक मोल आयन हाइड्रेट होता है तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन ऊर्जा। ठीक, अब तांबे में, ठीक, किसकी बात हो रही है यहां पर, कॉपर की हो रही है, हाँ कॉपर की हो रही है। अब तांबे में परमाणुकरण की उच्च ऊर्जा, परमाणुकरण यानी कि परमाणु निकालने के लिए जो ऊर्जा थी वो तो ज्यादा है, परमाणुकरण मतलब परमाणु से आयन निकालना है उससे। ठीक, परमाणुकरण की ऊर्जा तथा जलयोजन, जलयोजन जब पानी में गिरा तो जो ऊर्जा निकलेगी उसे बोलते हैं जलयोजन एंथैल्पी, ठीक, या हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, जलयोजन की ऊर्जा कम होती है, मतलब दी गई ऊर्जा तो ज्यादा है और उससे ली गई निकलने वाली ऊर्जा कम है, तो वह स्थायी है। अगर वह अस्थायी है तो कोशिश क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अस्थायी है तो कोशिश क्या करेगा भाई, वो अपनी ऊर्जा कब छोड़ेगा, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन जुड़े, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। ठीक, तो याद करो, हमने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, याद है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऊर्जा निकलती है, तो अगर इसके पास ऊर्जा ज्यादा है तो ऊर्जा बाहर निकालेगा, तो कैसे निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये कोशिश क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाए। ठीक, और आयनन, अब हम क्या पढ़ते हैं, मानक अपचयन विभव, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, यानी कि
विभव, इलेक्ट्रॉन लेने का विभव कैसा है, पॉजिटिव, वो तो चाहता है इलेक्ट्रॉन मिले, तभी तो स्थायी होगा, तो इसी वजह से वो कैसा दर्शाता है अपने आप को, पॉजिटिव। अगर वो थोड़ा भी स्थायी है तो वो मना करता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक, तब वो निगेटिव होता है। कोई ज्यादा निगेटिव होगा, कोई कम निगेटिव, जो जितना कम निगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ठीक, उतना ही कम स्थायी होगा, और जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उतना ही ज्यादा मना करेगा वो, ठीक है ना, ये समझाया था ना मैंने। वो पराठों का एग्जाम्पल ले गए, बाहर से खा गए तो ज्यादा पेट भर रहा तो मना करोगे, इसलिए तांबे के लिए ई नोड M2 पॉजिटिव, M का मान धनात्मक होता है। क्लियर है ये बात, ठीक। बाकी इसमें तुम अपनी तरफ से और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक। आप श्रेणी V2 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीकरण क्षमता की वृद्धि को क्या समझाएंगे, समझो। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करा दे और अपना खुद का अपचयन करा दे, मतलब इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर ज्यादा स्थायी होंगे। भाई कोई पूछे कि इसे आप कैसे बताएंगे, तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन को लेकर ज्यादा स्थायी हो रहा है, ठीक, वो उतना ही ज्यादा स्थायी है, ठीक। देखो बुक में सीधी सी एक लाइन दी हुई है, क्या, इसका कारण इनके अपचयन के बाद, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्राप्त निम्न स्पीसीज के स्थायित्व में वृद्धि है। कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्थायी हो जाएगा, ठीक, तो जो ज्यादा स्थायी होगा वो अच्छा ऑक्सीकारक है, और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया और कह रहा है कि मुझे तो दो चाहिए, तुमने एक ही दिया, वो कहेगा मैं स्थायी तो हूं लेकिन अभी थोड़ा कम, मुझे और चाहिए, ठीक, तो वो उतना ही कम स्थायी होगा। देखो समझो इसे आयनन गतिज ऊर्जा स्थायित्व से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वहां पर एक परमाणु की बात होती है, तो यहां पर किस तरीके से पता चलेगा। मान लीजिए ऑक्सीकारक क्या है पहले बताओ, जो सामने वाले से का ऑक्सीकरण करा दे और खुद का अपचयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले ले। अब मान लीजिए मुझे स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 3 की, लेकिन मुझे मिला एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं ज्यादा स्थायी हूं कम स्थायी हूं, कम, और किसी को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, ठीक, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्थायी कम स्थायी है, ज्यादा, तो वही बात ही कह रहा है। इसका कारण ये जो है, ये इनके ऑक्सीकारक, ये अच्छे ऑक्सीकारक इस वजह से है, जो इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्थायी हो जाएगा, जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा, ठीक। इसका कारण इसके अपचयन के बाद, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्राप्त निम्न स्पीसीज, प्राप्त कुछ स्पीसीज है, ठीक, से के स्थायित्व में वृद्धि के कारण है, ठीक है ना। चलिए, ओहो राज खुल गया फिर से। चलिए, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी, जो तुम्हें मिलेगी 3D श्रेणी वाली, है ना, 3D श्रेणी वाली तो होगी, चौथे आवर्त में जो होगा, आवर्त चौथा, डी श्रेणी N-1 में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे, कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है, क्या चीज, आयनन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो यही है कि आयनन एंथैल्पी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर आयनन एंथैल्पी क्या होती है। उदासीन भूल गई फिर, जब रटी रही तो ढंग से ही रट हाँ मतलब लिखना तो लेकिन वैसे ऐसे ही चाहिए, उदासीन, गैसीय, विलगित, ठीक, विलगित, परमाणु से शिथिलता से बंधे, शिथिलता से बंधे यानी ढीले ढाले तरीके से, शिथिलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना, ठीक। तो आयनन ऊर्जा क्या है कि जो ढीले ढाले यानी कम कम बल से बंधे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो क्या होगा, आयनन ऊर्जा। अब यहां पर समझो क्या कहा उसने, उसने कहा है दी गई श्रृंखला में आंतरिक कक्षकों में, ये वैसे तो मैंने बहुत सारा लिखवा रखा है ऑलरेडी, थोड़ा सा आप नोट्स में से भी पढ़ लेना, अब मैं थोड़ा आइडिया सेट कर देता हूं है क्या है, ठीक। दी गई श्रृंखला में आंतरिक डी कक्षकों के निरंतर बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी में वृद्धि पाई जाती है, ठीक। जैसे जैसे हम आगे को चल रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी में क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है, ठीक, आयनन एंथैल्पी में वृद्धि पाई जाती है, ठीक। दी गई श्रृंखला में आंतरिक डी कक्षकों में के निरंतर बढ़ने के कारण, लगातार बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी में वृद्धि पाई जाती है। आयनन एंथैल्पी में अनियमित रूपांतरण, यानी कहीं पे एकदम बढ़ गई और कहीं पे एकदम घट गई, देखो बुक में दिखा रहा हूं मैं।
देखो आयनन एंथैल्पी को यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, समझो। आ गया क्या बक्सा? आ गया। देखो यहां पर देखो आप, आयनन एंथैल्पी कितनी है, कितनी है, और तुरंत क्या हो गई, कम होगी। फिर दोबारा से बढ़नी शुरू हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर घट गई, फिर से घट गई, फिर दोबारा से बढ़ी और फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वो इस अनियमितता का कारण पूछ रहा है, वो इसी अनियमितता का कारण पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, इसी अनियमितता को जानना चाह रहा है। दी गई श्रृंखलाओं में आंतरिक डी कक्षकों के निरंतर बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी में वृद्धि पाई जाती है। आयनन एंथैल्पी के अनियमित रूपांतरणों को विन्यास की आंतरिक क्षमताओं जैसे D0, D5 और D10, ये जितने ज्यादा स्थायी होंगे आयनन एंथैल्पी उतनी ज्यादा हो जाएगी एकदम। भाई कोई जितना ज्यादा स्थायी होगा, जैसे D10 है, D10 तो पूरा स्थायी है ना। अब क्योंकि वो पूरा स्थायी है तो उसकी आयनन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जो जितना ज्यादा है, ज्यादा स्थायी होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अर्ध भरित जो होगा वो भी लगभग स्थायी होगा, तो फिर सोच के लिए एकदम बढ़ेगी, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे हैं बीच बीच में था तो जिनकी कम हुई है, तो उनका कैसे पता चलता है? उनका पता चलता है ऊष्मा गतिकी स्थायित्व से, कि जब उनका आयन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने में जो ऊर्जा मिलती है या कम होती है, उसके आधार पर उनकी तुलना की जाती है। इसमें क्या लिख रहे हैं उसे देख लेते हैं, ठीक। अतिरिक्त क्षमताओं जैसे D0, D5, D10 के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक। मतलब एकदम से बढ़ना, एकदम से घटना, ये ज्यादा परेशान कर रही है ये वाली वैल्यू, ठीक। आगे, चूंकि ये अवस्थाएं असाधारण रूप से स्थिर है, ये अवस्थाएं एक समान रूप से बढ़ नहीं रही, एकदम बढ़ती है, एकदम घटती है बीच बीच में, ठीक। इसलिए असमान रूप से स्थिर है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, ठीक। भाई समझो ना, जैसे D10 है वो ज्यादा स्थिर है, तो उसकी आयनन एंथैल्पी कैसी होगी, ज्यादा। D5 है, अर्धपूरित है, दूसरे के मुकाबले ज्यादा स्थायी है, D10 से तो कम है लेकिन दूसरे के मुकाबले ज्यादा स्थायी है, तो इस वजह से उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। D0, ठीक, D0 की आयनन एंथैल्पी कैसी होगी, कम होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन 4s में रखा है, शिथिलता से निकल पाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए, उसी बात को ये कह रहा है कि D0 हुआ, D5 हुआ, D10 हुआ, ये जिम्मेदार है इस बात के लिए कि कहीं बढ़ रही है और कहीं घट रही है, मेन यही परेशान कर रहे हैं, ठीक। चूंकि अवस्थाएं असाधारण रूप से स्थिर होती है, ठीक, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होगी। ये जितने ज्यादा स्थिर होंगे उतनी ज्यादा इनकी आयनन एंथैल्पी होगी। पहली आयनन एंथैल्पी के मान में क्रोमियम में कम आयनन एंथैल्पी होती है, ठीक। क्रोमियम की जो आयनन एंथैल्पी होती है पहले वाली, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कम है, लेकिन जैसे उसके बाद क्रोमियम के बाद शक्ति विक्रो, समझो, अभी मैंने बताया ना क्रोमियम में सबसे पहली बार कम हुआ है, लगा के दिखाऊं, ये याद है अभी दिखाया था ना, वो एकदम 500 से 530 60 हो गया था एकदम, ठीक। क्रोमियम में सबसे पहली बार कम हुआ है, आयनन एंथैल्पी कम आयनन एंथैल्पी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद एक स्थिर विन्यास 3d5 मिल जाएगा उसे, जैसे 4s2, क्रोमियम का देखो ना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4s1 3d5, ठीक। तो 4s1 की वजह से वो परेशान हो रहा है, या तो s पूरा भरे, ठीक, तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन चला जाए, मेरा डी कक्षा का पूरित हो जाएगा, मैं ज्यादा स्थायी हो जाऊंगा, भाई वो 4s को वहां पर क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। तो कह रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद यह स्थिर विन्यास 3d5 प्राप्त करता है। दूसरी ओर जिंक, जेडन में असाधारण रूप से उच्च, बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4s2 3d10 है, समझो क्या है, 4s2 3d10 पूरा भरा हुआ है, वो तो उसी अवस्था में बिल्कुल स्थायी है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, ठीक। तो वो 900 कुछ पे चली जाती है एकदम उसकी आयनन एंथैल्पी, ठीक। असाधारण रूप से उच्च पहली आयनन एंथैल्पी होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को स्थिर और पूरी तरह से भरे हुए कक्षीय कोष से हटाना पड़ता है, मतलब वहां वो एक स्थिर है और पूरी तरह से भरे हुए कोष को क्या करना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन काम है, तो उसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरी आयनन एंथैल्पी पहले की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है, ये पता ही है। कारण क्या है कि अगर तुमने सबसे शिथिलता वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, ऐसे समझो एक आदमी, ऐसे समझो मान लो तुम मजदूर लेने गए मार्केट में, ठीक, तो कहीं पे जाके पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं, ठीक, तो तुमने क्या करा,
तुमने देखा, तुमने हवा में छोड़ा रहे, देखो 300 रुपए में कौन मजदूरी करेगा? तो जो 300 रुपए मजदूरी करने वाले होंगे वो तो एकदम आ जाएंगे ना। उसके बाद जो आदमी बचेंगे वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो 300 से ज्यादा रुपए ले रहे होंगे। तो सेम ऐसे ही यहां पर है, जो कम, जो शिथिलता से बंधा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन तो तुमने निकाल लिया ना, ठीक। दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। दूसरा, जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो जैव, याद है, जैव इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय बल उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय आवेश तो सेम है ना, ठीक। रेस्पेक्ट केंद्रीय आवेश दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गया, तो जो एक चला गया उस पर जो बल लगा था तो वो बल हटके बाकी सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन वैसे भी उसके मुकाबले कम शीतलता से बंधे हुए थे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलते ही नाभिक के जो प्रभावी नाभिक आवेश है वो बढ़ गया, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन बचे उन पर थोड़ा सा और बल बढ़ गया, तो उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। वही बात ही कह रहा है, ठीक। पहली एंथैल्पी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन को पहले ही निकाल लिया जाता है तो एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसके अलावा क्रोमियम और कॉपर जैसे तत्वों में, क्रोमियम और कॉपर जैसे तत्वों में असाधारण रूप से उच्च ऑक्सीकरण एंथैल्पी देखने को मिलती है, क्योंकि जब उससे क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 4s1 3d5, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात हो चुकी, ठीक। तो जैसे ही आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बचा? 4d5, 45 वो सॉरी 3d5, 3d5, 3d5 है तो अर्धपूरित है, तो वो तो अर्धपूरित है, वो तो ज्यादा स्थायी है, वो क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन? तो उसमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था एकदम बढ़ती है, ठीक। ऐसी क्रोमियम के लिए और ऐसी कॉपर के लिए भी है। याद करो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है, जिंक में फिर वो वापस एक इलेक्ट्रॉन 4s को भरता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रथम आयनन एंथैल्पी में आपने 4s1 का इलेक्ट्रॉन निकाल रखा, तो याद करो 3d10 तो पूरा भरा हुआ है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी के दौरान ये क्या बात है भाई, अब क्या गिरा हूं, स्टाइल में रहने का। क्रोमियम और कॉपर ये दोनों जब इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s1 से निकलेगा, तो इसका जो डी कक्षक है वो अर्धपूरित हो जाएगा, और इसका पूरा 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 पूरित हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो अचानक से क्या करते हैं, अपनी द्वितीय आयनन एंथैल्पी को बहुत ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है ना। बाकी सबकी तो होती है ज्यादा प्रथम से, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। जैसे तत्वों में असाधारण रूप से उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद, जो बात मैं भी बताया था, होने के बाद उन्होंने स्थिर विन्यास प्राप्त कर लिया, जैसे Cr पॉजिटिव ने, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया 3d5, और Cu पॉजिटिव में 3d10 प्राप्त कर लिया, इसलिए स्थिर विन्यास के एक इलेक्ट्रॉन, स्थिर विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन अधिक निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी नोट्स में बहुत कुछ लिखवा रखा है, एक बार इन क्वेश्चनों के साथ साथ नोट्स में जहां जो बात लिखवा रखी है उसे भी रीड कर लेना, ये तो लिखना ही है, ठीक। ये तो वो है जो पेपर में तुम्हें लिखना चाहिए, बिल्कुल सटीक जो है, एक्यूरेट, ठीक। लेकिन उसके अलावा तुम्हें कुछ और लिखना तो नोट्स में बहुत कुछ है, ठीक। चलिए, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी की इनोड क्या मान, इनोड मतलब मानक अपचयन विभव, ठीक। ये रे, और इन सबके मानक अपचयन विभव दिए, इन मानों की अनियमितता का कारण अभी तो बताया, इन मानों के अनियमितता का कारण इनका या तो इलेक्ट्रॉनिक स्थायित्व है, अनियमितता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्थायित्व, और क्या है? ऊष्मागतिकी स्थायित्व, ऊष्मागतिकी स्थायित्व, ठीक है ना। छोड़ दो चीजें, ठीक भाई, याद करो ना, शक्ति विक्रोमन, शक्ति भी, तो 3D उसका T2G पूरा भर गया, ठीक। तो वो ज्यादा माना करेगा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो अपने आप को ज्यादा स्थायी मानेगा। अगला नहीं, अगला देखो, मैग्नीज का अर्धपूरित हो गया, ठीक, तो वो ज्यादा स्थायी हो गया, तो वेनिडियम और मैग्नीज दोनों क्या होंगे? ये तो T2G की वजह से अर्धपूरित हो गया, और ये पूरे डी कक्षक का अर्धपूरित हो गया, ठीक। तो Fe चाहेगा अपने आप को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कहीं से, ठीक। उसे चाहिए 2-3 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए उसे Fe को? उसे चाहिए शक्ति विक्रोमन फी को फी, यानी कि 26, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, तो वो तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, इसी वजह से वो स्थायी तो है लेकिन थोड़ा कम, ये स्थायित्व है लेकिन थोड़ा कम, ये स्थायित्व है लेकिन थोड़ा कम, और कॉपर के बारे में भी पढ़ा है। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। चलिए, Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव युग्म के लिए इनोड का मान, ठीक, इसके और इसके मानों से बहुत अधिक धनात्मक है, क्यों? ठीक, यानी कि इसके मान और इसके मान से बहुत अधिक धनात्मक है, क्यों? ठीक है ना। चलिए, बस यहीं तक रखते हैं आज के क्वेश्चन, ठीक। एक बार जितने क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक। इसका कारण भी सीधा इसका स्थायी
इसका स्थायित्व है, सीधी सी बात है, जिसका पेट जितना ज्यादा भरा हुआ वो इलेक्ट्रॉन लेने को उतना ही ज्यादा मना करेगा। ठीक, अब मैंगनीज, मैंगनीज को देखो, मैंगनीज में वो ज्यादा स्थायी है, वो ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? समझो, जैसे इस Mn3 पॉजिटिव है, वो समझो Mn3 पॉजिटिव है, Mn3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन तो किससे निकले हुए? 4s से, और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वो तो चाहता है कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा अर्धपूरित हो जाए, इस वजह से इनकी तुलनात्मक ये ज्यादा स्थायी है। Mn2 पॉजिटिव स्थायी होगा ना, तो Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाना है, मतलब Mn3 पॉजिटिव है, समझो ना। ये Mn है, लेकिन जब Mn3 पॉजिटिव की बात होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल के भाग गए, एक इसका भाग गया, तभी क्या चाहेगा? अपने आप को स्थायी करना चाहेगा, तो ये क्या चाहेगा? कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये तो चाहता है ना कि इलेक्ट्रॉन मिले, ये तो चाहता है कि इसका अपचयन हो, तो ये तो चाहता है कि पॉजिटिव हो, इसी वजह से वो ज्यादा धनात्मक है इन दोनों के तुलनात्मक। समझ पा रहे हो? नहीं यही बात समझ में है? देखो, इसका 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 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तुम पहले, एफ का क्या होता है? 26, 4s2 3d6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए और एक इसका निकल के भाग गया, तो ये तो अर्धपूरित है, ये तो स्थायी बैठा, ये तो चाहता है मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ऋणात्मक होगा ना। ठीक, तो इस वजह से ये तो चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं तो स्थायी हूं, इसी वजह से इसका मानक अपचयन ऋणात्मक होगा और इसका धनात्मक होगा। सेम ये काम इसके लिए है, ठीक है ना। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है? बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक और आकार छोटा है। देखो कुछ है क्या इसकी व्याख्या में? कुछ नहीं है। Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? ठीक, क्रोमियम देखो क्या है जरा, 4s1, 4s1, हाँ, 3d5, 1 2 3 4 5, और Fe की बात करो, अभी इनकी मूल अवस्था लिख रहा हूं मैं। ठीक, 4s2 3d6, ठीक। अब देखो, Cr2 पॉजिटिव, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक यहां से निकला। Fe2 पॉजिटिव, इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। ठीक, उसने कहा कौन प्रबल अपचायक है, यानी कौन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अपचायक, 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 जो कौन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका तो और नुकसान है, इलेक्ट्रॉन देगा तो नुकसान है, ये तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अर्धपूरित हो जाए। कौन चाहता है? ये चाहता है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो मैं अर्धपूरित हो जाऊंगा। तो इनमें ज्यादा अच्छा अपचायक कौन हो गया? Fe2 पॉजिटिव। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक, यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है, अब देखो जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, जरा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो, 4s2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। याद करो, याद करो, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था? म्यू बराबर √n प्लस के 2, और n क्या था? n था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 5 गुना 7 का अंडर रूट, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.8 समथिंग। हाँ, अंडर रूट हटके, अंडर रूट हटके रूट में ये है, तो ये आ जाएगा 5.8 समथिंग। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अच्छा, ये इसकी थ्योरी थी थोड़ी सी। ठीक, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक, तथा न्यू चुंबकीय आघूर्ण है जिसका मात्रक बोर मैग्नेटोन, याद रखना इसके जो वैल्यू आती है Bm में आती है। ठीक, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर मैग्नेटोन। और एक अयुग्मित, अगर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो चुंबकीय आघूर्ण होता है 1.73। ठीक, तो वो एक के लिए बता दिया। ठीक, जिसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो यहां 1 रखोगे, तो यह आ जाएगा 1 × 3 का अंडर रूट, √3 की वैल्यू 1.732 होती है,
तो वो उसने कैलकुलेट करके बता दिया इसके आधार पर। ठीक, M2 पॉजिटिव एक्वस आयन Z27 के लिए प्रचक्रण मात्रक चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण इसके लिए भी वही बताना है, यानी कि जिसमें Z27 है, याद करो Z अगर 27 है तो 4s2 और 3d7, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म ये वाले, ऐसे में से तो निकलेंगे बाह्यतम कोष तो ऐसे कितने बचे 1 2 3, तो n का मान कितना हो गया 3, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे √3 × 5, तो 5 या 15, तो √15, और √15 की वजह से आ जाएगा तुम्हारा 3.8 समथिंग। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक, चलिए ऑक्सीकरण अवस्था में असमानुपातन क्या क्या अर्थ है? असमानुपातन का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही तत्व का, किसी एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी होना और अपचयन भी होना। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। देखो जब एक विशिष्ट ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो अपनी स्थायी मतलब ऑक्सीकरण अवस्था भी उच्च भी और न्यूनतम भी दोनों दर्शाए, तो उस तरीके की अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? असमानुपातन। ठीक, बस मैं ये मान के चल रहा हूं, मैंने तुम्हें आज तक अभी तक यहां तक समझाया है। ठीक, इसके बाद के मैं कल को ही समझाऊंगा फिर, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी सी भी व्याख्या देनी पड़ेगी। ठीक, बंद करते पढ़ते भी खींच दिया हमने थोड़ा सा काम। ठीक, ये सही हुआ। हाँ, तो बस आज की क्लास को भी यहीं तक रखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में उदाहरण और पाठ्य अच्छे कितने रह रहे हैं एक बार ये देख लो। बस ये 4-5 क्वेश्चन ये रह रहे हैं, तो इसका मतलब अभ्यास शुरू हो जाएंगे। ठीक, क्या शुरू हो जाएंगे? चलो आगे नहीं देखता मैं क्वेश्चन, नहीं तो मेरा जी कर रहा है ना समझाने का भी। ठीक है ना? तो बस यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक, कल को मिलेंगे। ठीक है, कल को लेक्चर नंबर 2 डी ब्लॉक में, इसमें ये खत्म करके अभ्यास क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे अगले 3 या 4 लेक्चर में फिनिश कर दें इस चैप्टर को पूरा। ठीक है ना? आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक, और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप कर देना कि भाई मुझे इस चीज की पीडीएफ चाहिए, मैं उसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए बस क्लास को यहीं पे करते समाप्त, लेते अलविदा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्वाइन जरूर कर लेना।